I got time, it's clear to see. मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में प्रश्न नंबर 6.1 के आगे के प्रश्न हल करवाएंगे। प्रश्न नंबर 6.1 के प्रश्न 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो प्रश्न नंबर 6.1 के आगे के प्रश्न हल करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं। आज क्लास आपको दिख रहा होगा प्रश्न 8। यहाँ पर बताया गया एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। आगे लिखा है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। इतना प्रश्न पढ़ने के बाद हमको ये पता चल गया है कि आयतन में परिवर्तन की दर दे दी गई है। ये कैसे पता चला हम आपको बता देते हैं। जैसे बात करें आयतन की इकाई किस में दी जाती है, घन में दी जाती है। वैसे तो क्षेत्रफल में इकाई जो दी जाती है वर्ग में दी जाती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आयतन में परिवर्तन की दर दे दी गई है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि किसके सापेक्ष दी गई है। अगर ये ना बताया जाए प्रश्न में कि किसके सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर दे दी गई है तो आपको टी के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर लिख लेना है। जैसे यहाँ पर हम आपको बता देते हैं टी के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर कैसे लिखना है, dB/dt बराबर वहाँ पर आपको दिख रहा होगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आगे देख लेते हैं, लिखा है गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है त्रिज्या में परिवर्तन की दर, लेकिन यहाँ पर भी आपको यहाँ से लेके देख लेना है यहाँ तक। यहाँ पर नहीं बताया गया है कि किसके सापेक्ष त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो नहीं पता तो हमने आपको बता दिया है। जब ना पता हो तो टी के सापेक्ष त्रिज्या में परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टी के सापेक्ष त्रिज्या में परिवर्तन की दर dr/dt, ये हमको निकालना है। आगे दिया गया है जब त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हम लिख लेते हैं 15 सेंटीमीटर। इतना आपको यहाँ पर दिया गया है। टी के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर और त्रिज्या r निकालना है, dr/dt निकालना है। तो इसका हल आप लोग देखो, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रश्न 8 का हल। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिया है आपको लिख लेना है आयतन में परिवर्तन की दर टी के सापेक्ष कितनी है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फिर इसके बाद r बराबर लिख लेना है 15 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या ज्ञात करना है, टी के सापेक्ष त्रिज्या में परिवर्तन की दर। इसको हम रफ कर देते हैं। आपको फार्मूला यूज करना है, क्योंकि बताया गया है यहाँ पर त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या में कोई फार्मूला तो होता नहीं है, तो कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को आयतन दे दिया गया है, तो यहीं से त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात हो जाएगी dr/dt। तो फार्मूला कौन सा लगाओगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। तो गुब्बारा जो है गोलाकार रहता है, तो गोले का आयतन आपको फार्मूला लगा लेना है। तो यहाँ पर गुब्बारा लिखा है तो आपको गुब्बारे का आयतन लिख लेना है, लेकिन गोले का ही यूज करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं गुब्बारे का आयतन B बराबर 4/3 πr3। अब आपको अवकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है, टी के सापेक्ष करना है अवकलन। क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नीचे डी के पास में क्या है टी, तो आपको टी के सापेक्ष अवकलन करना है। क्योंकि प्रश्न में तो बताया ही नहीं गया है, दिया है और निकालना है किसके सापेक्ष। तो इसलिए जब प्रश्न में ना पता हो तो आपको टी के सापेक्ष ही निकालना है त्रिज्या में परिवर्तन की दर। तो आपको क्या करना है, टी के सापेक्ष अवकलन कर लेना है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका मतलब यह है दोनों तरफ d/dt आपको रख लेना है। इस तरफ भी रखना है और
बराबर के उस तरफ भी रखना है। तो 4/3 पाई आर क्यू। बी का अपकलन जानते हो, डी बी अपॉन डी टी। हमने बताया था दोनों तरफ आपको परतंत्र मिलेगा, ठीक है। जैसे बी ये परतंत्र है तो इसीलिए बी डी अपॉन डी टी को छोड़ के नहीं जाएगा। और यहाँ पर देखो 4/3 इंटू पाई आगे आ जाएगा और आर क्यू का अपकलन कर देंगे और आर का दोबारा करेंगे। जब टी के सापेक्ष आपको अपकलन करना है तो याद रखना दोनों तरफ आपको परतंत्र ही चर मिलेगा। जैसे बहुत से स्टूडेंट स्वतंत्र और परतंत्र चर नहीं जानते हैं तो उनके लिए हम आपको बताते हैं। जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं वो क्या करें, प्रश्नावली 5.2 का बेसिक देख लेना, पढ़ लेना और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। पार्ट 5 की बात कर रहे हैं, सांतत तथा अपकलनीयता की, जरूर देख लेना। वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा जो हम बोलते हैं स्वतंत्र और परतंत्र, ठीक है। तो यहाँ पर हम बताते हैं दोनों तरफ आपको क्या मिलेगा, परतंत्र मिलेगा। तो बी परतंत्र था तो इसका अपकलन डी बी अपॉन डी टी। यहाँ पर देखिए अचर आगे आपको लिख लेना है और आर क्यू का अपकलन करना है, ठीक है। तो 4/3 इंटू पाई आर क्यू का अपकलन, फार्मूला कौन सा लगाएंगे, एक्स की पावर एन का, एन आगे एक पावर कम कर देंगे तो 3r² मिल जाएगा, क्योंकि 3 में से एक पावर कम करेंगे तो पावर कितनी मिलेगी, 2। लेकिन ये क्या है, आर परतंत्र है ना, तो इसीलिए इसका दोबारा अपकलन होगा, ठीक है। ऐसे करके अब आपको मान रख लेना है और आंसर शीट आ जाएगी डी आर अपॉन डी टी की। तो ये किसके बराबर लिखा था, डी बी अपॉन डी टी के। अब आपको मान रखना है, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, डी बी अपॉन डी टी का मान आपको रखना है लेकिन मात्रक सहित रखना है, क्योंकि अगर आपने मात्रक सहित मान रखे तो जो आंसर शीट निकलेगी डी आर अपॉन डी टी की तो मात्रक सहित निकलेगी, तो मात्रक याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। हर सवाल में जब भी आप प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न हल करो तो मात्रक सहित आपको मान रखना है, तो आंसर शीट में मात्रक अपने आप निकल के आएगा, तो याद नहीं करना पड़ेगा। तो इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि हमें स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से हटा देते हैं, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, आगे देखिए। तो डी बी अपॉन डी टी का मान प्रश्न से देख लीजिए, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इक्वल 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, 4 पाई कितना है, r², ठीक है। r का मान प्रश्न से देख लीजिए कितना है, 15, ठीक है। डी आर अपॉन डी टी, और मात्रक अगर सहित रखोगे तो आंसर शीट में आपको ऑटोमेटिक मात्रक मिल जाएगा, डी आर अपॉन डी टी। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए स्लो पढ़ा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा बोलने में दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, हम आपको धीरे धीरे पढ़ा देंगे, प्रश्नों को हल करवा देंगे। वीडियो को पूरा देखना, मज़ा आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो और वीडियो को ज़रूर शेयर किया करिए अपने फ्रेंड सर्किल में, ठीक है। अब जहाँ पे थे वहाँ पे वापस आ जाते हैं, तो थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पर हल करेंगे और आंसर शीट निकालेंगे। तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड ऐसे लिखेंगे, अपान में आ जाएगा 900 के, ये आ जाएगा 4 पाई इंटू कितनी बार लिखना है, स्क्वायर है तो 2 बार आपको लिखना है, और पावर अगर हम सेंटीमीटर को देंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। थोड़ा सा हल करेंगे तो आंसर शीट आ जाएगी। टी के सापेक्ष त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात हो जाएगी। देखो आप लोग, तो अगर 4 से काटेंगे, पहले यूनिट काटेंगे, इकाई बोलते हैं, तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो गई। अब अगर चाहो तो 15 से काट लो, 15 छक्का 90 होता है, ठीक है, ये कट गया। 15 चक्कू कितना होता है, 60। तो आंसर शीट कितनी है, 1/पाई, और यहाँ पर इकाई क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। इकाई और मात्रक एक ही बात होती है, चाहे इकाई बोलो चाहे मात्रक बोलो, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आंसर शीट आ गई है। त्रिज्या में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष आई है, टी के सापेक्ष आई है। यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि बढ़ रही है या घट रही है। जैसे प्लस में आंसर शीट आई तो त्रिज्या में परिवर्तन की दर जो निकली है वो बढ़ रही होगी, ठीक है। माइनस अगर यहाँ पे आता
तो घट रही होगी, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है। देख लो आप लोग, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, ये नहीं बताया है कि बढ़ रही है या घट रही है। तो ये आंसर शीट आ गई, आप लोग नोट कर लो। ये प्रश्न जो है 8 कंप्लीट हो गया, अब 9 जो है कंप्लीट करवाएंगे। इसको हम रफ कर देते हैं, तब तक आप प्रश्न को पढ़िए। और एक आपको बात बता देते हैं, जब भी प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न हल करो तो एक ट्रिक ये है, आपको इकाई की जानकारी होना चाहिए। जैसे अगर प्रश्न को ना पढ़ो ठीक ठाक, फिर भी आपको इकाई अगर आती है तो दिया है पहचान जाओगे, और निकालना है क्या पहचान जाओगे। क्योंकि हमने 6.1 की बात करें प्रश्नावली, तो हम बेसिक पढ़ा चुके हैं, उसमें हमने आपको बताया था कि दर क्षेत्रफल में कैसे लिखते हैं। दर क्षेत्रफल में कैसे लिखते हैं, dA/dt, टी के सापेक्ष लिखा है। ये दर ही होती है, dH/dt, ऊंचाई में परिवर्तन की दर, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। प्रश्न 6.1 का बेसिक जरूर देख लेना, क्योंकि है 15 मिनट का, लेकिन बहुत कमाल का है। तो दर आपको प्रश्न में लिखी हुई मिलेगी तो समझ जाना, या मात्रा से पहचान लेना दिया है, ठीक है, और निकालना क्या है वो भी पता चल जाएगा। अगर प्रश्न ठीक ठाक नहीं पढ़ते हो, क्योंकि हिंदी वाले प्रश्न हैं, थोड़े से लॉन्ग हैं, अगर प्रश्न नहीं पढ़ते हो ठीक ठाक, फिर भी आप प्रश्न को लगा सकते हो। इकाई की जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो प्रश्न नंबर हम 9 हल करवाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, और गुब्बारा गोलाकार तो रहता है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आगे लिखा है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है। आगे लिखा है त्रिज्या परिवर्तनशील, यहाँ पर इसलिए बोला है कि फिक्स है। यहाँ पर त्रिज्या परिवर्तनशील का मतलब यही है, फिक्स है त्रिज्या। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है, आप लोग देखिए, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर। देखो यहाँ पे में लिखा हो, के लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बोल दिया गया है आर के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, बोला गया है। तो आपको अपॉन में dr लिखना है। जब जैसे प्रश्न 8 की बात करें, यहाँ पे बोला ही नहीं गया था, तो टी के सापेक्ष लिखना पड़ा था, दिया है और निकालना है क्या, टी के सापेक्ष। लेकिन यहाँ पर बता दिया गया त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो आपको आर के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। और किस पर करना है वो तो आपको फार्मूला लगाना है। किसका लगाना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा dB/dr, तो आयतन का फार्मूला लगा लेना है, और उसी से dB/dr ज्ञात हो जाएगा। और यहाँ पे देखो त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिया है r बराबर 10 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है, r के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। दर आप लोग जानते हो, प्रथम कोटि का जो अवकलन होता है उसी से दर को लिखा जाता है। अब हमें फार्मूला लगाना है। हमने आपको बताया था पूरे प्रश्न में जरूर नाम दिया गया होगा, पूरे प्रश्न में। जैसे प्रश्न 8 की बात करें तो यहाँ पे गुब्बारा भी लिखा था, गोलाकार भी लिखा था, तो इससे ये पहचान लेते हैं कि फार्मूला किसका लगाना है। अब गुब्बारा गोलाकार आप लोग जानते हो गोले का ही लगेगा, ठीक है। और प्रश्न में अगर गुब्बारा लिखा तो गुब्बारा लिख लेना है, फार्मूला गोले का ही लगता है। अब प्रश्न 9 में देखो, यहाँ पर भी गुब्बारा लिखा है या नहीं। अब आपको पता गोले का ही फार्मूला लगाना है, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। तो गुब्बारा अगर प्रश्न में लिखा है तो गुब्बारा लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे गुब्बारे का आयतन B बराबर, फार्मूला तो जानते हो आप लोग, ठीक है जानते हो, 4/3 पाई r क्यूब। अवकलन करना है किसके सापेक्ष, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा D के पास में आ रहा है, नहीं वहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, त्रिज्या के सापेक्ष कर लो अवकलन। त्रिज्या के सापेक्ष मतलब त्रिज्या को r से लिखा जाता है, तो r के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मतलब यही है कि आपको दोनों तरफ d/dr रखना है, इस तरफ भी रखना है और बराबर के उस तरफ भी रखना है। अभी इसका अवकलन किया था प्रश्न 8 में, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम एक लाइन क्या करते हैं, कम लिखेंगे, समझ जाना।
तो 4/3 इसको आगे लिख लेंगे, आर क्यू का होगा, तो यहाँ पर 3r² लिखना है। आर का दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि जब टी के सापेक्ष अपकलन होता है तब दोबारा करना पड़ता है। आर के सापेक्ष हुआ है तो यहाँ पर मैचिंग हो गई ना, मैचिंग, चर की मैचिंग होती है। डी के पास में आर है, अगर यहाँ पे आर है तो अगर चर सेम है तो दोबारा अपकलन नहीं होगा, ठीक है। वैसे भी आर के सापेक्ष कर रहे हैं तो दोबारा नहीं होगा, अगर टी के सापेक्ष अपकलन होगा तो दोबारा करते हैं, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल कर लो, 4 आर का मान रखो, मात्रक सहित रखो तो आंसर शीट में मात्रक निकल के आएगा, तो याद नहीं करना पड़ेगा मात्रक, ठीक है। तो क्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे वर्ग है तो आपको घातें कितनी 2 करनी है, होल घात 10 का 100 होता है, ठीक है। तो 400 सेंटीमीटर कितना मिलेगा स्क्वायर, लेकिन आयतन है ना, तो आयतन की इकाई आप लोग जानते हो घन में होती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक लाइन आगे बढ़ा के सेंटीमीटर का इंटू करना है, सेंटीमीटर का डिवाइड करना है। तो आंसर शीट तो यही रहेगी, केवल यूनिट को आपको हल करना है। यूनिट मतलब इकाई या मात्रक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, इनटू में सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, गुणा करेंगे और भाग करेंगे। प्रश्न नंबर 6.1 का जो पहला प्रश्न था तो वहाँ पर भी ऐसा हुआ था, ठीक है, यहाँ पर भी हो रहा है। तो कितना आएगा 400 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर में इंटू करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर आएगा। तो ये आंसर शीट आई है, आप लोग नोट कर लो। ये क्वेश्चन 9 भी हल हो गया। यहाँ पर भी नहीं बताया गया था कि बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको लगा लेना है। इसको हम रफ कर देते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए, तब तक आप लोग पढ़िए आगे। इसको हम रफ कर देते हैं। रफ करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ा सा वेट करिए। यहाँ पर नंबर हम चेंज कर देते हैं 10। यहाँ पर क्या बताया है, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। इतना प्रश्न पढ़ने के बाद हमको ये पता चल गया है कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, ठीक है। एक हमने क्या बना ली, दीवार, और एक क्या बना ली, सीढ़ी। देखते रहना आप लोग, ये सीढ़ी है भाई। सीढ़ी में डंडे होते हैं चढ़ने के लिए, यहाँ पे चढ़ना नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि ये है प्रश्न। आप लोग फिगर देख लेना, ठीक है। इसको बोलते हैं दीवार, दीवार के सहारे सीढ़ी, दीवार के सहारे क्या है, सीढ़ी अटकी हुई है या अटैच है। आगे देखो, सीढ़ी का नीचे का सिरा, सीढ़ी का क्या है, नीचे का सिरा, इसको बोल रहा है जमीन के अनुदिश दीवार से दूर, जमीन के अनुदिश दीवार की ओर लिखा है। देखो, दीवार से दूर या दीवार की ओर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। तो हमें मात्रक से ये पता चल गया, और दर भी यहाँ पे लिखा है, चाहे दर से पहचान लो चाहे मात्रक से पहचान लो, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, अगर दूरी आपने क्या मान ली, यहाँ पे x मान ली, तो यहाँ पर dx/dt दे रखा है, क्योंकि दर को आपको पता है कि एक कोटि का अवकलन से लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिख लेना है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। आगे देखो, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, लिखा है दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। तो यहाँ पर अगर y आपने माना है तो यहाँ पर निकालना है dy/dt, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बताया नहीं गया है कि किसके सापेक्ष। तो जब बताया ना जाए प्रश्न में किसके सापेक्ष दिया है या निकालना है, तो आपको t के सापेक्ष ही लिखना है। निगेटिव में आंसर शीट निकालना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया घट रही है। आगे लिखा है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। यहाँ पर जो बताया गया है 5 मीटर जो है, यहाँ पे लिख लेना है लंबी सीढ़ी है, और x का मान भी दे दिया गया यहाँ पर कितना है 4 मीटर। अब यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है,
और ये इकाई सेंटीमीटर में है, तो मीटर में चेंज कर लो। 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर निकालेंगे तो 1/100 का डिवाइड लगाएंगे तो मीटर आएगा। तो कितना आएगा यहाँ पे देख लीजिए, 2/100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, आपको पता ही है, dy/dt ज्ञात करना है। अब यहाँ पर फार्मूला तो दिया नहीं गया है, बाई में कोई फार्मूला दिया गया, जैसे प्रश्न 8 में फार्मूला लगाया था और प्रश्न 9 में भी फार्मूला लगाया था आयतन का, तो हमने निकाल लिया था जो पूछा गया था। लेकिन यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं दिया गया, तो आपको एक समीकरण निकालना है। कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है ये क्या है, 90। ठीक है, तो ये 90 अंश का मतलब है ये कोण, तो समकोण है, ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाती है, ये बात आपको पता है। तो आपको पहला यहाँ पे बिंदु ए ले लेना है और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी ले लेना है। तो आपको लिखना है समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसको बोलते हैं समकोण। ठीक है, ये सिंबल है समकोण का, याद रखना, और इसको बोलते हैं लंब। समकोण मतलब राइट एंगल, और लंब को परपेंडिकुलर, ये इसलिए लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर ए आर देखो, परपेंडिकुलर की स्पेलिंग अगर देखो तो लास्ट में ए आर है, तो यहाँ पर ए आर लिख दिया, तो ये लंब है, ये क्या है, समकोण है। ठीक है, ये आपको पता हो, ये सिंबल अगर नहीं पता है तो आप लोग कहीं ना कहीं नोट कर लेना। ठीक है, तो हटा देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण से पाइथागोरस प्रमेय स्टार्टिंग होती है, कर्ण से। तो कर्ण आपको दिख रहा है 90 के सामने, AC का होल स्क्वायर आपको लिख लेना है, फिर आपको AB का होल स्क्वायर लिखना है, फिर आपको प्लस का BC का होल स्क्वायर लिखना है। चाहे होल पावर लिखना है लिखो, चाहे ऐसे लिख लो, ये भी सही है। ठीक है, ऐसे लिखो, चाहे आप ब्रैकेट का यूज़ करो, दोनों ठीक है। जो स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं वो भी ठीक है, जो स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं ये भी ठीक है, गलत नहीं है। ठीक है, तो AC का मान कितना है, 5 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे AB का मान क्या है, x है ना, x स्क्वायर, BC का है y, तो y स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 25। ठीक है, मतलब हमने इसको इस तरफ लिखा है, इसको इस तरफ। अब आपको एक समीकरण मिल गया। ठीक है, अब आपको अवकलन करना है, अवकलन से ये निकल आएगा dy/dt, और dx/dt का तो मान दिया ही गया है और x का भी मान दिया गया है, आराम से निकल आएगा। तो क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है जब बताया ना जाए किसके सापेक्ष दिया है, किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, तो t के सापेक्ष ही आपको लिखना है। तो यहाँ पर क्या करना है, दोनों तरफ आपको d/dt रखना है। ठीक है, आगे देखिए, इसको हम रफ कर देते हैं, ये तो हो ही गया है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्रश्न नंबर जो है 10 हल कर रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिए आप लोग। अवकलन करेंगे हर एक पद का, अगर हम x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो घात आगे आ जाएगी, एक घात कम कर लेंगे, लेकिन x का दोबारा होगा ना। आपको पता है जब भी t के सापेक्ष अवकलन करना है तो चर का दोबारा जरूर अवकलन होगा और परतंत्र ही चर मिलेगा। तो x का दोबारा क्या, dx/dt। y स्क्वायर का ऐसे ही करना है, क्योंकि जब पहला पद आपने सीख लिया तो दूसरा पद ऑटोमेटिक आ जाएगा ना। तो 2y dy/dt। ठीक है, बराबर क्या आएगा, 0। अब हमें क्या ज्ञात करना है, dy/dt।
तो dy अपॉन dt ज्ञात करना है तो बराबर के इस तरफ रखना है, मेरी तरफ, ठीक है। जिसका मान निकालो, चाहे x का मान निकालो चाहे जिसका मान निकालो, बराबर के इस तरफ रखना है, मेरी तरफ। देखो बराबर में क्या आएगा, माइनस का 2x dx अपॉन dt, 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे और dy अपॉन dt की आंसर शीट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का x dx अपॉन dt बटे में कितना आएगा, बाई आएगा। तो हमें बाई का मान तो पता नहीं है, x का पता है और dx अपॉन dt का पता है, तो बाई का नहीं पता है, तो यहाँ से y का मान निकाल लो समीकरण 1 से। तो देखो माइनस का x dx अपॉन dt, ठीक है, अपॉन में यहाँ से निकालेंगे तो रूट के अंदर कितना आएगा, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको भी रफ कर देते हैं, प्रश्न की अब ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि डी वाई अपॉन हमें डी टी ज्ञात करना है, हटा देते हैं। चलो मान रखेंगे, देखो यक्स का मान यहाँ से देख लो कितना है, 4 मीटर, मात्रक सहित रखना है। डी एक्स अपॉन डी टी का मान देखो यहाँ से 2/100 क्या है, मात्रक मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अपॉन में देखो 25 माइनस, यहाँ पे एक्स का मान रख लो, यहाँ पे जो 25 आया ये भी मीटर है, मीटर स्क्वायर कर लो क्योंकि मात्रक सहित रख रहे हो तो मीटर स्क्वायर कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स का मान रखोगे 4, तो 4 का स्क्वायर 16 मीटर स्क्वायर, मात्रक सहित रखो तो आंसर शीट में मात्रक ऑटोमेटिक निकल के आएगा, तो मात्रक याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो कैंसिल करेंगे हम, 4 से कैंसिल करेंगे, 25 चक्कू 100 होता है, ठीक है। माइनस का 2/25 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि मीटर से मीटर का इंटू हुआ है तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अपॉन कितना निकलेगा, 25 में 16 गए तो 9 निकलेगा, ठीक है, मीटर। अब थोड़ा सा हल करेंगे तो स्पेस की हमें ज़रूरत है, इस तरफ हम रफ कर देते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिए क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी टी के बराबर। तो चाहो तो मात्रक कैंसिल कर लो, मीटर से मीटर, तो यहाँ पे 3 आएगा ना, रूट से बाहर निकलेगा, ठीक है। ये 25 नीचे आएगा तो माइनस का 2 कितना आएगा, 75 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे छोड़ सकते हो आंसर शीट -2/75, क्योंकि प्रश्न में लिखा भी था घट रही है, ऊंचाई जो है घट रही है। अगर चाहो तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करके आंसर शीट निकालो, इतना चाहो तो इतना छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस का 2/75 आपको सेंटीमीटर में आंसर शीट निकालना है तो सेंटीमीटर में निकालो, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। चलो आगे बढ़ो, 25 चक्कू 100, 25 तियाँ 75, कितना मिलेगा, -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है। यहाँ पर छोड़ सकते हो या फिर माइनस हटा दो, तो जब माइनस हटा देते हैं, हमने आपको बताया था ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा घट रही है, तो 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ब्रैकेट में क्या लिखना है, घट रही है, ठीक है। माइनस अगर हटाना है तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ऊंचाई जो है घट रही है, ठीक है। आप लोग नोट करो, ये कंप्लीट हो गया प्रश्न 10, नोट कर लो जल्दी। आप लोग प्रश्न नंबर 11 देखिए, यहाँ पर बताया गया एक कण वक्र 6y = x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। इतना प्रश्न पढ़ने के बाद हमको ये पता चला है वक्र दिया गया है, तो वक्र की आपको पहचान बता देते हैं। जैसे आपको समीकरण मिल जाए तो कब वक्र बोलेंगे, कब रेखा बोलेंगे। वक्र में क्या होता है, x और y किसी एक की घात 2 या 2 से ज़्यादा मिलेगी तो उसको बोलेंगे वक्र। और रेखा में क्या होता है, x और y की घात फिक्स होती है, अधिकतम घात एक ही मिलेगी तो हम क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। जैसे यहाँ पर हम संबंध आपको बता देते हैं, समीकरण से बता रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रेखा का समीकरण लिख रहे हैं, 2x + 5y = 10, ठीक है। तो बात करते हैं, यहाँ पर इस प्रकार का समीकरण मिल जाता है तो क्या बोलते हैं,
ये रेखा का समीकरण है, ये रेखा है, क्योंकि x और y की अधिकतम घात यहाँ पे फिक्स होती है। और अगर वक्र की बात करें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर x और y किसी एक की घात अधिकतम 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए तो वक्र बोलेंगे। ये संबंध होता है वक्र और रेखा में। अब आगे देखिए, एक वक्र तो मिल गया, यहाँ पर आगे लिखा है वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। वक्र पर बिंदु ज्ञात करना है। आगे लिखा है जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तीव्रता, तीव्रता का मतलब क्या है? दर। अब आपको पता है कि एक कोटि का अपकलन दर बोलते हैं, तो कैसे लिखोगे? यहाँ पर x निर्देशांक मतलब यहाँ पर ये नहीं बताया किसके सापेक्ष आपको परिवर्तन की दर लिखना है x में, तो नहीं बताया गया, तो आपको t के सापेक्ष लिखना है। तो dx/dt, क्योंकि यहाँ पर तीव्रता लिखा हुआ है तो इसका मतलब दर है, तो t के सापेक्ष x में परिवर्तन की दर आपको ऐसे लिखना है, और t के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर आपको ऐसे लिखना है। और यहाँ पर बताया है कि y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, तो 8 का इसमें इंटू करना है, तब y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदलेगा। तो यहाँ पर हमको ये मिल गया है और एक वक्र मिल गया है। और आपको पता है कि हमें बिंदु ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको दिया है लिख लेना, फिर आपको बताएंगे आगे। तो इसका हल देखो, सबसे पहले आपको लिखना है दिया गया वक्र। देखो वहाँ पर बताया 6y इक्वल x³ प्लस का 2, इसे समीकरण 1 डालो, फिर ये लिख लो और करके 8 इंटू dx/dt इक्वल dy/dt, इसे क्या लिखो? समीकरण 2। अब समीकरण 1 का हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। और dx/dt का मान रख देंगे, वहाँ से x का मान मिल जाएगा। जब x का मान मिल जाएगा फिर समीकरण 1 में रख के y का मान निकाल लेंगे। जब x और y पता चल जाएगा क्या बोलेंगे? बिंदु बोलेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? दिया गया वक्र लिखना है या समीकरण 1 से। तो 6y इक्वल x³ प्लस का 2, अवकलन करना है t के सापेक्ष। इसका मतलब आपको पता है, जो यहाँ पे हमने हिंदी में लिखा है, इसका मतलब यही है, आपको दोनों तरफ d/dt रखना है। इस तरफ भी रखना है बराबर के, उस तरफ भी रखना है, ठीक है। अवकलन करो, 6 को आगे ले आएंगे, y का अवकलन dy/dt। अब यहाँ पे देखो x³ का अवकलन 3x², घात आगे एक घात कम करेंगे और इसका दोबारा dx/dt। आपको ये पता है कि जब t के सापेक्ष अवकलन होता है दोनों तरफ चर आपको परतंत्र ही मिलेगा। 2 का क्या होगा? 0 होगा, तो 3 से अगर कैंसिल कर लो ये कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dt बराबर, यहाँ पे 2 रखो और यहाँ पर dx/dt का मान रख लो, तो x² इंटू यहाँ पे कितना आएगा? 1/8, ठीक है, dy/dt। क्योंकि हमें ये दर जो दिख रही है इसको कैंसिल करना है, हमें इसका मान नहीं निकालना है दर का, हमें केवल x और y का मान पता चल जाए तो हम बिंदु बता देंगे। तो यहाँ पर आपको मान रखना पड़ा, तो लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से, dy/dt कैंसिल हो गया। अब इसका इसमें इंटू कर देंगे 2 में, तो x² का मान कितना निकलेगा? 16, ठीक है। अब पावर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा ना, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो x² इक्वल √16, तो +-4, क्योंकि बिंदु प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी होते हैं, तो इसीलिए आपको प्लस माइनस लेना है। अब ये x का मान उठा के समीकरण 1 में रखो, इसके आगे सॉल्व करवाएंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। आगे देखिए, अब आपको लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर
इसको हटा देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में जहाँ पे x है आपको क्या रखना है, +-4 रखना है। तो 6y ऐसे रखेंगे +-4 की होल पावर 3, ठीक है। 6y इक्वल क्या आएगा, +-64 मिलेगा, 64, क्योंकि 4 का वर्ग होता है 16, 16 का जब हम इंटू करेंगे 4 में, 16 चक्कू 64, ठीक है। अब आपको एक दफ़ा प्लस लेना है और माइनस लेना है अलग अलग, ठीक है। प्लस व माइनस लेने पर तो एक लाइन कर लेंगे, इस तरफ होगा 6y इक्वल, इस तरफ प्लस का लिख लो और इस तरफ माइनस का लिख लो। तो 6y इक्वल 66, तो y का मान 66/6 का कैंसिल करेंगे तो 11 मिलेगा, मतलब 11। आगे यहाँ पे देखो -2, ठीक है, और 6 कैंसिल करो, 6 से काट लो, 2 से कट जाएगा ना, तो y का मान मिला है 31/3। तो हमें x और y के मान पता चल गए, अतः बिंदु वक्र पर बिंदु ज्ञात हो गए। x का मान जब हमने 4 लिया प्लस का, तो y का मान कितना मिला, 11 मिला, क्योंकि इस तरफ हमने प्लस लिया ना और इस तरफ माइनस। तो यहाँ से प्लस का 4 और y का मान जब मिलेगा तब आपको लिखना है कितना मिला, 11, ठीक है। आगे देखो, जब हमने -4 रखा तो हमें y का मान कितना मिला था, -31/3, ठीक है। ये आंसर शीट आ गई, ये ही बिंदु ज्ञात करना थे। आगे देखिए, इसको हम रफ कर देते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया। जब तक आप लोग क्या करो, प्रश्न 12 पढ़ लो, क्या दिया है, क्या हमसे मांगा गया है। चलो देखते हैं, यहाँ पे नंबर चेंज कर लेते हैं, इस पे टिक लगा देते हैं। प्रश्न 12 की बात करते हैं। लिखा है हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो हमने मात्रक से क्या पता लगा लिया, ये दर है, किसमें, त्रिज्या में परिवर्तन की दर है। देखो लिखा भी है यहाँ पे दर, कहता बढ़ रही है, मतलब प्लस की आंसर शीट है। और ये नहीं बताया किसके सापेक्ष, ये नहीं बताया। जब ना बताया जाए तब आपको त्रिज्या में परिवर्तन की दर t के सापेक्ष लिखना है, ठीक है। आगे देखो, आगे लिखा है बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, प्लस की आंसर शीट निकालना है, ठीक है। और त्रिज्या कितनी दी है, 1 सेंटीमीटर। तो हमें दिया है और निकालना है ये। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिया है, तो dr/dt + 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। r का मान कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, आयतन में परिवर्तन की दर बढ़ रही है, तो प्लस में आंसर शीट निकालना है, ठीक है। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, नाम आपको दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ से देख लो, चाहो वॉल्यूम को v से, ठीक है। तो आयतन का फार्मूला लगाना है, किसका लगाना है, बेलन का लगाना है कि शंकु का लगाना है। तो देख लेते हैं, प्रश्न में लिखा जरूर होगा। यहाँ पर लिखा है बुलबुले की त्रिज्या, यहाँ पर भी बुलबुले का आयतन, ठीक है। तो आपको पता है कि हम गोले का ही आयतन का फार्मूला यूज करेंगे। तो आपको लिखना यहाँ पे पड़ेगा वही जो प्रश्न में लिखा है। क्या लिखा, बुलबुले, तो उसी का आपको यहाँ पे लिख लेना है, बुलबुले का आयतन। वैसे आपको पता है हम गोले का आयतन का फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, 4/3 पाई r क्यों। किसके सापेक्ष अवकलन करना है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे t दिख रहा है, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों तरफ आपको क्या रखना है, d/dt रखना है। बराबर के इस तरफ भी रखना है, बराबर के उस तरफ भी रखना है। 4/3 पाई r क्यू अवकलन करेंगे तो 4/3 पाई ऐसे रखेंगे, आर क्यू का करना है, क्या होगा 3r², और r का दोबारा करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ चर आपको परतंत्र ही मिलेंगे, क्योंकि आप t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो। इस तरफ देखो dv/dt,
अब 3 से 3 कैंसिल कर लो, 4 पाई, आर का मान देखो कितना है 1, मात्रक सहित रखो तो आंसर सीट में ऑटोमेटिक मात्रक आ जाएगा, याद नहीं करना पड़ेगा। अब रखो डी आर अपॉन डी टी का मान, प्लस का रखो। चलो जब मान रखते हैं तो अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव यहाँ पे लेते हैं, प्लस है तो ना रखो, ठीक है, प्लस यहाँ पे ना लिखो, सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पे कितना मिलेगा, इससे ये कैंसिल हो गया तो हमको मिला है 1 का स्क्वायर 1, 2 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, एक पावर यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। टी के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात हुई है और आंसर शीट में आपको दिख रहा है प्लस, प्लस की आई है तो यहाँ पर यूज कर लेना है प्लस, ठीक है, ऐसा करके देखो दिया है, मैं आपको लिखना है प्लस और आंसर शीट में लिखना है, और हल करेंगे वहाँ पर ना लिखना है क्योंकि अगर माइनस होता तो जरूर लिखते हैं। तो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अगला देखिए, इस पे टिक लगा देते हैं, आप लोग नोट कर लो, इसको हम रफ कर देते हैं, रफ करने में थोड़ा सा टाइम चला जाता है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे तो यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, आगे लिखा है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 इंटू 2x+1। प्रश्न को पढ़ने के बाद कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या पता चला है, व्यास पता चला है। तो व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है, तो 2r = 3/2 2x+1। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इतना तो दिया है तो r निकल आएगा 3/4 2x+1। आगे देखो क्या कह रहा है, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको दर दिख रहा है, दर को एक कोटि का अवकलन से लिखते हैं। आयतन पूछा गया है दर में, तो आपको dv/dt ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है ये सब, फिर उसके बाद फार्मूला लगा लेना है। किसका लगाना है, आयतन का लगाना है, किसका, गुब्बारा, ठीक है। प्रश्न में जरूर लिखा होगा, जैसे यहाँ पे बुलबुले, यहाँ पे गुब्बारा, ये सब क्या है, गोले का ही आयतन आपको फार्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं, दिया है, क्या दिया है, 2r = 3/2 2x+1, ठीक है। यहाँ पर मात्रक नहीं दिया गया है, ठीक है, नहीं दिया गया, तो आंसर शीट में भी मात्रक नहीं आएगा। तो r = 3/4 इंटू 2x+1। इसके बाद में क्या मांगा गया है, आयतन में परिवर्तन की दर मांगी गई है। तो दर तो जानते हो, एक कोटि का अवकलन से लिखते हैं, आयतन में मांगी गई है तो dv/dt। अब फार्मूला लगा लो, आयतन का ही लगाना है क्योंकि यहाँ पे b आपको दिख रहा है। तो गुब्बारे का आयतन बराबर, यहाँ से लिख देते हैं, चलो यहाँ से देख लो, b = 4/3 πr3, ठीक है। अब r का मान यहाँ पे रखो क्योंकि बताया गया है आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, लेकिन x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पर भी आपको dx कर लेना है, ठीक है, क्योंकि अगर प्रश्न में ना बताया जाता तो t के सापेक्ष लिखते हैं, लेकिन बता दिया गया तो आपको यहाँ पे dx लिखना है। अब जब तक b की आंसर सीट x के पदों में नहीं मिलती है तब तक अवकलन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो r का मान यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद अवकलन करेंगे। रखो 3/4 इंटू 2x+1, होल पावर कितनी होगी, 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 का क्यूब 27 मिलेगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा कैंसिल कर लेंगे, 4/3 इंटू पाई, 9 इंटू 3 कर लो, यहाँ पे 16 इंटू 4 कर लो, यहाँ पे 2x+1 का होल क्यूब कर लो। ऐसा इसलिए लिखा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो v = यहाँ पर 9/16 2x+1 का होल क्यूब। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, अवकलन कर देना है। किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा
x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, इसके आगे देखिए, यहाँ से हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। आगे देखिए, इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ आपको d/dx रखना है, इस तरफ भी रखना है बराबर के और उस तरफ भी रखना है। 9/16 इंटू 2x प्लस 1 की होल पावर 3, v का अपकलन dv/dx होगा, यहाँ पर 9/16, इसका अपकलन करो, पावर का करेंगे पहले, 3 आगे एक पावर कम कर देंगे, तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 मिलेगा। अब इसका अगेन करेंगे, क्योंकि अपकलन तो सीख लिया है, तो इतना तो आपने पता लगा लिया है कि यहाँ पर दोबारा अपकलन क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे d के पास में x है, यहाँ पे क्या 2x प्लस 1 है, चर चेंज है, ठीक है, यहाँ पे x, यहाँ पे 2x प्लस, चर चेंज है तो अपकलन दोबारा होगा। अब देखो यहाँ पे इंटू करेंगे 27 मिलेगा, अपान में 16, 2x प्लस का 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से कितना निकलेगा 2x का 1, 1 का 0, ठीक है, कैंसिल कर लेंगे इसको, तो थोड़ा सा और हल करेंगे, आंसर शीट आ जाएगी, ठीक है। तो ये आंसर शीट आई है, x के सापेक्ष परिवर्तन की दर 27/8 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको नोट कर लो, ये 13 भी हो गया, अब एक और बचा इसमें, ये 14, फिर आगे के भी हल करवाएंगे, इसको हम हटा देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो। तो यहाँ पर क्या करते हैं, नंबर चेंज कर लेते हैं। अब आप लोग प्रश्न नंबर 14 देखिए, यहाँ पर बताया गया एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। इतना प्रश्न पढ़ने के बाद हमको ये पता चल गया है कि हमको दर मिली है, और यहाँ पर अगर मात्रक देखें या इकाई घन में दी है, इसका मतलब है हमें आयतन में परिवर्तन की दर दे दी गई है, कितनी है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। आगे लिखा है गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है, पाइप से जो रेत गिर रही है एक शंकु बन रहा है। तो पहले हम बताएंगे आपको शंकु कैसे बन रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो है रेत गिर रही है ऐसे करके पाइप से, तो शंकु बना रही है ये रेत। आगे बताया गया है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, तो त्रिज्या हम मान लेते हैं r, और ऊंचाई क्या हो जाएगी h बराबर 1/6 इंटू आर, छठा भाग, ठीक है, h बराबर 1/6 इंटू आर। आगे लिखा है रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, तो dh अपान हमको dt ज्ञात करना है। और आगे लिखा है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो h बराबर 4 सेंटीमीटर। और आंसर सीट आपको प्लस की ही निकालना है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला गया है शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। आप लोग क्या करना, फिगर बना लेना और ये सब लिखना है। अब फार्मूला लगाना है, क्योंकि हमें dh अपन dt का मान निकालना है। तो h के रिलेटिव कोई फार्मूला होता है, एक ही होता है तिरछी ऊंचाई का, l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, लेकिन वो फार्मूला लगाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमें जो मान दिया गया है वो आयतन में दिया गया है, तो आयतन का फार्मूला लगाएंगे, शंकु का आयतन। तो यहाँ पर देखो आपको लिखना पड़ेगा शंकु का आयतन b बराबर क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है, ठीक है। अभी अपकलन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको r का मान रख लेना है, क्योंकि टोटल h के पदों में आ जाएगा। तो उसके बाद h के t के सापेक्ष अपकलन करेंगे और dh अपान dt का मान निकल आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, r का मान रखेंगे h के पदों में, उसके बाद अपकलन करेंगे। तो ये आप लोग ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। 1/3 पाई r का मान क्या है 6h का होल स्क्वायर इंटू h, v बराबर कितना आएगा 36/3 पाई h क्यूब, ठीक है। अब अपकलन करना है, इसको हम रफ कर देते हैं। इसके आगे देखिए अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अपकलन करना है t के सापेक्ष अपकलन करने पर।
तो दोनों तरफ आपको क्या करना है, d/dt रखना है, बराबर के इस तरफ भी रखना है और बराबर के उस तरफ भी रखना है। 36/3 अभी नहीं कैंसिल करेंगे क्योंकि पावर आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा 3, ठीक है। चलो आप कलन करो, v का dv/dt इक्वल 36/3 पाई ऐसे रखो। इसका बताओ, पावर आगे एक पावर कम करेंगे लेकिन इसका अगेन, क्योंकि जब भी t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो दोनों तरफ चर आपको परतंत्र ही मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये 3 से 3 कैंसिल कर देंगे। अब h का मान रखेंगे और dv/dt का मान रखेंगे, क्या है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मात्रक सहित मान रखेंगे तो आंसर शीट में मात्रक ऑटोमेटिक निकल के आएगा, तो मात्रक याद नहीं करना पड़ेगा। तो 36 पाई, यस का मान कितना है 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से dh/dt का मान निकल आएगा, तो इसको भी हम हटा देते हैं। आगे देखिए, तो dh/dt का मान निकल के आएगा 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड अपॉन 36 पाई इंटू 2 दफ़े आपको 4 × 4 लिखना है, 4 को 2 दफ़े लिखना है क्योंकि होल स्क्वायर है ना। अब घात हम किसको देंगे, सेंटीमीटर को देंगे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 घातें कट गई इकाई की, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड उत्तर आएगा। तो कैंसिल करेंगे, ये कट जाएगा, ठीक है, और ये भी कट जाएगा। तो 1/, कितना आएगा 48 आएगा, ठीक है। और पाई और लिख लो, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ पर सेंटीमीटर है। ये आंसर शीट आ गई dh/dt की। और आंसर शीट में आपको प्लस दिखा देना है क्योंकि यहाँ पे लिखा है शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, तो आंसर शीट आ गई। अब आपको यहाँ पे प्लस लगा देना है। ये 14 हो गया, नोट कर लो, हट जाते हैं, नोट करो जल्दी। तो आप लोग प्रश्न नंबर 15 देखिए। यहाँ पर बताया गया एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत cx रूपों में दे दी गई है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा cx इक्वल इतना बताया से प्रदत्त है, सीमांत लागत ज्ञात कीजिए। अब सीमांत लागत हम आपको बता देते हैं, लागत जो परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं सीमांत लागत। जैसे एक इकाई बढ़ाई जाए या एक इकाई घटाई जाए तो बोलेंगे सीमांत लागत। आगे लिखा है आपको दिख रहा होगा, जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया हो। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको हम बता देते हैं कहाँ कहाँ पे मिलेगा। जैसे 15 की बात करें, 16 की बात करें, ये एक ही कैटेगरी के हैं। 18 देख लो, इनमें कुछ नहीं होता है, एक बार अपकलन करना है और उसके बाद आपको जहां पर लिखा है 17 इकाइयों, तो ये x का मान है, x का मान रख देना है। एक बार अपकलन करो, x का मान रखो तो आंसर शीट आ जाएगी सीमांत लागत की रूपों में। जैसे यहाँ पर बात करें प्रश्न नंबर 16 की, तो यहाँ पर भी आपको एक बार अपकलन करना है और x बराबर 7 रख देना है, सीमांत आय ज्ञात हो जाएगी। यहाँ पर 18 की बात करते हैं, यहाँ पर भी आपको एक बार अपकलन करना है और x बराबर 15 रख देना है, तो सीमांत आय ज्ञात हो जाएगी। तो इसका हल आप लोग देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रश्न नंबर 15 का हल दिया है लिख लो, या कुल लागत लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या करेंगे, cx लिख लेते हैं, कितना है 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस का 4000 मतलब 4000। किसके सापेक्ष अपकलन करना है, एक्स के सापेक्ष अपकलन करना है। 3 प्रश्न है इस प्रकार के, तो यहाँ पर देख लीजिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मतलब आप लोगों को पता है दोनों तरफ आपको d/dx रख लेना है, यहाँ पर भी और इक्वल के उस तरफ भी। उसके बाद अपकलन करेंगे, पहले लिख लेते हैं 0.007 एक्स क्यूब माइनस का 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस का 15 एक्स प्लस का 4000। आगे देखो, ये परतंत्र है तो कैसे लिखोगे, dcx/dx, ठीक है, इक्वल, यहाँ पे आ जाओ, अपकलन करेंगे, ये आगे आ जाएगा 0.007
इसका अपकलन क्या होगा 3x², ठीक है। अब दूसरे वाले पद का अपकलन करेंगे तो 0.003 ऐसे लिखेंगे, x² का 2x, ठीक है। 15x का अपकलन होगा 15, क्योंकि x का अपकलन 1 होता है, 1 का इंटू करेंगे 15 में तो 1 मिलेगा। 4000 का 0 होगा ना, क्योंकि अचर पद है। तो अपकलन तो हो गया। अब आपको क्या करना है, 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। इसका मतलब है x का मान आपको रख देना है 17, तो सीमांत लागत ज्ञात हो जाएगी। तो क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर 17 पर क्या निकालना है, dc(x) अपॉन dx। यहाँ पर आपको लिख देना है x = 17। रखो यहाँ पर, पहले क्या करो, इंटू कर दो, तो 0.0 इतना मिलेगा, क्योंकि 3 सत्ते के 2 अंक चले जाएंगे, 1 अंक 0 बचेगा, फिर दशमलव आएगा। x के स्थान पे 17, ठीक है। अब माइनस यहाँ पे देख लो 0.006, ठीक है। x का मान कितना है 17 प्लस का 15। अब थोड़ा सा हल करेंगे, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, ऊपर हल करेंगे, इसको हटा देते हैं। 3 प्रश्न हैं इस प्रकार के, 15, 16 और 18, सेम टू सेम है। बराबर कितना आएगा 0.021, 289 लिखना है, 17 का स्क्वायर होता है 289, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ 17 छंगा 102, 0.102 इतना मिलेगा, प्लस का 15। यहाँ पे आ जाओ इंटू करेंगे, चलो भाई 28921 का इंटू कर लो, 982 और 2 का और कर लो, ठीक है। 9 क्या मिलेगा, 8 + 8 16 इतना मिलेगा। 3 अंक के बाद क्या लगाना है, दशमलव, तो 6.069, ठीक है, माइनस 0.102 प्लस का 17, मतलब 15 है लास्ट में, ठीक है। रफ कर देते हैं। अब जोड़ना और घटाना ही है, आंसर शीट आ जाएगी, तो इसको हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे पहले ये घटा लो, 9 में से 2 गया 7, 6 ऐसे रख लेंगे, और यहाँ पर 10 में से 1 जाएगा 9 मिलेगा, ठीक है। एक बार फिर बता देते हैं, यहाँ पर देखिए 9 में से 2 गया 7, 6 0 6 ऐसे रखेंगे, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 5 मिलेगा, 5 में से 0 गया 5, प्लस का 15 कितना मिलेगा 20 पॉइंट, मतलब 20.967। यहाँ पे रुपए आपको लिखना पड़ेंगे, ठीक है, या फिर ऐसे रहने दो। ये आंसर शीट आई थी dc(x) अपॉन dx के, x = 17। अतः लिखना है आपको सीमांत लागत। अब लिख लो सीमांत लागत इक्वल 20.967 रुपये, ठीक है, नोट कर लो इसे। अगला देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। ये समझ में आ ही गया। 16 देखो, अपकलन करना है। किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय Rx रुपयों में है, ठीक है। सबसे पहले लिख लो, दिया है, एक बार अपकलन करना है, x का मान रख देना है, तो सीमांत आय ज्ञात हो जाएगा। तो दिया है Rx = 13x² प्लस का 26x प्लस का 5। अपकलन करो, x के सापेक्ष अपकलन करने पर दोनों पक्षों में d/dx आपको रखना है। तो इस तरफ देखो d/dx Rx, ठीक है, इक्वल में भी d/dx रखना है, 13x² प्लस का 26x प्लस का 5। अपकलन करेंगे हर एक पद का, इसका होगा dRx/dx इक्वल में देख लो, अपकलन डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इतना आएगा, x का 1 का इंटू 26 में करेंगे 26 आएगा, 5 अचर पद है तो 0 आएगा। x बराबर निकालेंगे सीमांत x बराबर 7 पर, तो यहाँ पर ऐसे लिखना है dRx
अपॉन डी एक्स, यहाँ पर लिख देना है एक्स इक्वल 7, 26 इंटू 7 प्लस का 26। अब यहाँ पे करो 7 और 1 8 हो जाएगा ना, 26 कॉमन ले लो, यहाँ पर थोड़ा छोटा लिखना है ये एक्स इक्वल 17, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, तो अगर हम 26 कॉमन ले लें 7 + 1 आएगा, ठीक है, थोड़ा सरल हो गया। 8 8 का कर लो, 8 छंग 48, 4 8 दूनी 16 और 4 20, इतना आ गया। इसके बाद लिख देना यहाँ पे अतः सीमांत, देखो यहाँ पे लागत है कि आय है, सीमांत आय है बराबर 208 रुपये, ठीक है, इतना नोट कर लो। इसको हम रफ कर देते हैं, आगे देखो आप लोग नोट करते रहा करो, क्योंकि इस प्रकार के सवाल ऐसे ही लगाए जाते हैं। चलो हटा देते हैं, 17 अलग है। यहाँ पर क्या बताया गया है देख लो, कहता एक वृत्त की त्रिज्या दे दी गई है r बराबर 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले लिख लेना है आपको, दिया है r बराबर 6 सेंटीमीटर। आगे देखो, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। बता दिया, यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आपको पता है ऐसे ही लिखी जाती है। चलो फार्मूला लगाते हैं और आंसर शीट मैच करेंगे, बहुविकल्पी हैं। तो कौन सा फार्मूला लगाना है? क्षेत्रफल का, किसका? वृत्त का, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अपकलन करो किसके सापेक्ष? बताया गया है कि आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आर के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसका मतलब यही है कि दोनों तरफ d/dr आपको रखना है। तो dA/dr इक्वल 2πr, ठीक है। 2π आगे आ जाएगा और आर स्क्वायर का 2r होता है। r का मान रख दो 2π, r का मान 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। 12π सेंटीमीटर। यहाँ पे भी ऐसे ही आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे मात्रक तो दिया नहीं गया है, तो डायरेक्ट लगा लो, ठीक। अगर मात्रक की बात करें तो क्षेत्रफल में क्या होता है? इकाई का वर्ग होता है। तो यहाँ पे क्या करना है? सेंटीमीटर का इंटू करना, सेंटीमीटर का डिवाइड कर देना है, ठीक है। बी करेक्ट है इसका। 18 देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। लास्ट प्रश्न है, प्रश्नावली 6.1 जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, 17 था 18 देख लो। यहाँ पर बताया गया एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से है, तो वही 15 और 16, और ये लास्ट वाला अपकलन करो एक बार और x का मान रख देंगे तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा? सीमांत है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है। ये एक प्रकार के हैं, कहीं मिल जाए आपको, एक बार अपकलन करना है और x का मान रख देना है, आंसर शीट आ जाती है। तो क्या यहाँ पे दिया है? rx बराबर 3x² प्लस का 36x प्लस का 5, ये दिया गया है, ठीक है। अपकलन करो x के सापेक्ष अपकलन करने पर। इस हिंदी का मतलब आपको पता है, दोनों तरफ आपको d/dx रखना है। 3x² प्लस का 36x प्लस का 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये तो परतंत्र है, तो dRx/dx लिखा जाएगा इक्वल, देखो इसका अपकलन 6x प्लस का 36। अब क्या करना है? x के स्थान पे कितना रख देना है? वहाँ पे देखो लास्ट में 15, ठीक है। इतने पर हमें क्या ज्ञात करना? सीमांत है। पहले हम dRx/dx इसका मान निकालेंगे। यहाँ पे छोटा लिखना है ऐसे करके, 6 15, ठीक है, प्लस का 36, कितना होगा? 15 चक्कर 90 प्लस का 36, तो 6 9 और 3 कितना होगा? 12
126 टिक लगा लो, डी ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ये तो बहुविकल्पी है। अगर बहुविकल्प के अलावा ये क्वेश्चन आ जाता तो हम इसकी इकाई जरूर लिखते हैं रुपए में। ठीक है, तो एक लाइन देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर शीट तो मैच हो गई ना। इसके आगे क्या करना है, सीमांत आय बताई गई है, अतः करके लिख देना सीमांत आय। आय बराबर देख लो आप लोग, यहाँ पर कितना है 126, यहाँ पे रुपए लिखना पड़ते हैं बस। ये कंप्लीट हो गई प्रश्नावली 6.1। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 6.2 का बेसिक भी बताएंगे, उनके प्रश्नों को भी हल करवाएंगे। लेकिन उससे पहले प्रश्नावली 6.1 है ना, इसके उदाहरण हल करवाएंगे अगली क्लास में। तो अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम पता ही आपको, बाय बाय सक्सेस क्लासेस। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।